सुप्रभात छात्रों, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा यूपीएस यूट्यूब चैनल पूरा लड़कानी में आपका स्वागत करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में मानव मूल के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ा। आज हम मानव मूल के विषय क्षेत्र, उसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मानव मूल का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, विस्तृत। मानव मूल में मानवीय अनुक्रियाओं और भौगोलिक दशाओं का अध्ययन होता है। यानी हम इस पृथ्वी पर जो प्राकृतिक दशाएं देखते हैं, जैसे पर्वत, पठार, नदी, झील, तालाब, झरने, वनस्पति, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है प्राकृतिक भूदृश्य है, उन प्राकृतिक भूदृश्यों का मानव के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। इसलिए मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसको हंटिंगटन महोदय ने 2 भागों में बांट करके इसका अध्ययन करने का प्रयास किया है। 2 क्षेत्र कौन से हैं? इसने कहा है हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को या अध्ययन क्षेत्र को 2 भागों में बांटा है। पहला भौतिक दशाएं या प्राकृतिक दशाएं और दूसरा मानवीय अनुक्रियाएं। भौतिक दशाओं जैसे कि मैंने बताया, पृथ्वी या जो धरातल है जो भी भूदृश्य दिखाई देते हैं, उन भूदृश्यों का अध्ययन, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना भौतिक दशाएं कहलाती हैं। इसके साथ उन्होंने दूसरा टॉपिक लिया है मानवीय अनुक्रियाएं। मानवीय अनुक्रियाओं में मानव जो क्रियाकलाप निष्पादित करता है, इस संबंध में उन भौतिक दशाओं के साथ, जैसे मानव धरातल के साथ किस प्रकार की अनुक्रिया क्रिया करता है, किस प्रकार का संबंध बनाता है, मानव पर्वत के साथ किस प्रकार की अनुक्रिया क्रिया करता है। यानी जैसे हम घर बनाते हैं, आवास बनाते हैं, तो उस पर्वत से हम इमारती पत्थर निकाल करके हमारे लिए आवास का निर्माण करते हैं। उस मानवीय अनुक्रियाओं के द्वारा उन भौतिक दृश्यों के साथ मानव अंतर संबंध स्थापित करता है। उस अंतर संबंध का जो अध्ययन है वो ही हमारी मानव मूल का विषय क्षेत्र है, यानी उसका अध्ययन क्षेत्र है। तो इस प्रकार हंटिंगटन महोदय ने इसको सरल शब्दों में समझाया कि भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाओं का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय क्षेत्र होता है। फिर भी हम मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में 6 मुख्य तत्वों का अध्ययन करते हैं। ये 6 मुख्य तत्व हैं। सबसे पहले जनसंख्या और उसकी क्षमताएं। जनसंख्या मतलब स्वयं मानव जिस प्रदेश में निवास करता है, जिस धरातल पर निवास करता है,
उस धरातल पर निवास करने वाली जनसंख्या किस प्रकार की है और उसकी क्षमताएं क्या हैं। यहाँ पर क्षमताओं पर आपको गौर करना है, यानी प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक धरातल पर निवास करने वाली जनसंख्या की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। आप देखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाला मानव कद से छोटा होता है, लेकिन उसका शरीर गठिला होता है, शरीर गठिला और मजबूत होता है, ताकि वह पर्वतीय क्षेत्रों में सरलता से ऊपर नीचे जा सके, यानी आवागमन सरलता से कर सके, बोझ उठा सके। उसकी जो क्षमताएं हैं धरातल यानी समतल मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले मानव की अपेक्षा ज्यादा होता है। शीत क्षेत्रों में रहने वाला और उष्ण प्रदेशों में रहने वाला जो मानव है, उन दोनों की क्षमताएं भी अलग अलग होती है। शीत क्षेत्रों में रहने वाला मानव अपेक्षाकृत अधिक विषम परिस्थितियों का सामना करता है, इसलिए मजबूत होता है, उसमें क्षमताएं पाई जाती है, अधिक क्षमताएं पाई जाती है। और उष्ण प्रदेशों में रहने वाला मानव तार्किक रूप से भौतिक होता है, लेकिन उसके शारीरिक रूप से आलसी होता है। तो ये उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या और उसकी जो क्षमताएं हैं, उसका अध्ययन भी हम मानव खोल के विशेष क्षेत्र में करते हैं। दूसरा है प्राकृतिक साधन या संसाधन। हम जिस क्षेत्र के मानव मूल का अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन कितने कितने हैं, कैसे कैसे हैं। आपने विगत कक्षा में पढ़ा होगा कि हमारे इस पृथ्वी पर संसाधन अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो इन अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन भी मानव मूल का विषय क्षेत्र होता है कि किस प्रदेश में स्वर्ण या किस प्रदेश में चांदी ज़्यादा निकलती है, कहीं पर लोएस्ट ज़्यादा निकलता है, कहीं पर बॉक्साइट ज़्यादा निकलता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में शामिल की जाती है। दूसरा है, तीसरा है प्राकृतिक वातावरण। छात्रों, आपने देखा होगा कि हम जिस वातावरण में रहते हैं वह वातावरण अन्य क्षेत्र के वातावरण से अलग होता है। जहाँ शीत ऋतु पाई जाती है, वहाँ पर जलवायु शुष्क और विषम होती है। जहाँ पर आर्द्रता पाई जाती है, वहाँ पर जलवायु आर्द्र होती है। शुष्क, आर्द्र, शीतोष्ण, उपोष्ण, इस प्रकार की जो जलवायु क्षेत्र हैं वो प्राकृतिक वातावरण को इंगित करती है और उसी के अनुसार मानव और वहाँ की जो भौतिक दशाएं पाई जाती हैं। अगला बिंदु है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण में मानव जिस प्राकृतिक वातावरण में निवास करता है, उसके गुण, उसका स्वभाव मानव की जीवन शैली में, मानव के स्वभाव में भी आ जाता है, तो उसका सांस्कृतिक वातावरण कहलाता है। जैसे शीत क्षेत्रों के लोग गौर वर्ण के होते हैं, शारीरिक रूप से वरिष्ठ होते हैं, लेकिन उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो धूर्त प्रकृति की होती है, यानी वो चालाक किस्म के लोग होते हैं। जबकि शीतोष्ण क्षेत्रों में निवास करने वाले जो लोग होते हैं वो रंग से यौवन प्रकार के होते हैं, बौद्धिक क्षमता के धनी होते हैं, शारीरिक रूप से वरिष्ठ होते हैं, लेकिन उनमें भोलापन पाया जाता है, यानी एक प्रकार से वो सीधे सरल स्वभाव के होते हैं, आसानी से उन लोगों को बहकाया जा सकता है। अंग्रेजों ने हमारे पर शासन किया कई सैकड़ों वर्षों तक, और उससे पहले भी अनेक बुजुर्ग
मंगोल इस प्रकार के जो आक्रमणकारी थे उन्होंने हमारे यहाँ पर आक्रमण करके यहाँ शासन किया। उसका मुख्य कारण ये था कि हमारे यहाँ के लोग सरलता से विश्वास करने वाले थे। वो स्वभाव कैसे बना, हमारे इस प्राकृतिक वातावरण के कारण से, हमारा जो सांस्कृतिक वातावरण है उस प्रकार से हो गया। तो ये जो प्राकृतिक वातावरण के साथ सांस्कृतिक वातावरण है उसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल करते हैं। अगला बिंदु है समायोजन और छात्रों अगला बिंदु है समायोजन और संगठन। समायोजन और संगठन एक मानव जिन भौगोलिक परिस्थितियों में अपनी जीवन शैली को उठा लेता है उसके अकॉर्डिंग अपनी रहने की जो क्षमता है उसको बना लेता है, उसको समायोजन करता है। और प्रादेशिक संगठन है उस क्षेत्र में जो मानव रह रहा है वो एक प्रदेश विशेष में किस प्रकार का समूह बना करके, किस प्रकार का संगठन बना करके निवास करता है, उसका प्रादेशिक संगठन कहलाता है। तो इस प्रकार से समायोजन और प्रादेशिक संगठन भी मानव भूगोल विषय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। छठा और अंतिम टॉपिक है विषय क्षेत्र का वो है अन्य प्रदेशों के साथ संबंध। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि एक प्रदेश, एक देश, एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप के साथ संबंध स्थापित करता है। एक देश के दूसरे देश के साथ संबंध कटु होते हैं, मधुर होते हैं। वर्तमान में अगर स्थिति देखें तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध कुछ देशों के साथ मधुर हैं और कुछ देशों के साथ कटु। चीन, नेपाल, पाकिस्तान इसके तरोताजा उदाहरण हैं। तीनों देशों के साथ हमारे जो संबंध इस समय कटु, यानी इनके साथ हमारे जो राजनीतिक सीमाएं हैं उन सीमाओं का विवाद चल रहा है। तो ये एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश के साथ संबंध भी मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में शामिल किया। अमेरिका, रूस, इजराइल इस प्रकार के देशों के साथ हमारे किस प्रकार के संबंध हैं, व्यापारिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, उनका अध्ययन इसी अन्य प्रदेशों के साथ संबंध में शामिल किया जाए। तो इस प्रकार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें पूरी पृथ्वी पर रहने वाले भौतिक सांस्कृतिक जो तथ्य हैं जैसे मानव है, जीव जंतु हैं, उनको और भौतिक दशाओं को शामिल किया जाए और उनका विशद वर्णन ही मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। मानव भूगोल के क्षेत्रों में अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मानव भूगोल के उप क्षेत्रों को यानी मानव भूगोल को स्वयं को ही लगभग 11 मुख्य विषयों में मुख्य शाखाओं में बांटा है। यानी उनकी जो शाखा है वो उन शाखाओं को ही हम मानव भूगोल के उप क्षेत्र कहते हैं, जिनमें मुख्य है राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, जनसंख्या भूगोल,
राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, लिंग, जनसंख्या, व्यवहारवादी, कृषि भूगोल, कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल, संसाधन भूगोल, जैव भूगोल। इस प्रकार से लगभग 11 मुख्य विषय क्षेत्र हैं इसके। इनमें आपको एग्जाम की दृष्टि से लगभग 4 या 5 जो उपक्षेत्र हैं उनका आपको नाम याद रखना है। अब ये उपक्षेत्र हम पढ़ रहे हैं, उपक्षेत्र होते क्या हैं, यानी मानव भूगोल के अंतर्गत हम किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत हम किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं वो हमारा मानव भूगोल का उपक्षेत्र कहलाता है। जैसे हम राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा के रूप में राजनीतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। इसमें मानव के राजनीतिक व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है। सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल में मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि जो तथ्य हैं उन तथ्यों का सामूहिक अध्ययन हम सामाजिक भूगोल में करते हैं। जैसा कि आपने कक्षा 10-9 या कक्षा 10 से पहले की जो कक्षाएं हैं उनमें आपने सामाजिक भूगोल के नाम से एक विषय का अध्ययन किया है, वो सामाजिक भूगोल। सांस्कृतिक यानी संस्कृति, मानव की जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज, उनका अध्ययन सांस्कृतिक भूगोल है। लिंग भूगोल, मानव की जो प्रजातियां हैं, मानव की जो जातियां हैं उनका अध्ययन लिंग भूगोल में। जनसंख्या भूगोल, मानव की जो जनसंख्या है, हमारे विश्व में, हमारे महाद्वीपों में कितनी कितनी जनसंख्या निवास करती है उसका विशद वर्णन जनसंख्या भूगोल में किया जाता है। इसके अलावा व्यवहारवादी भूगोल, ये भूगोल का नवीन क्षेत्र है, यानी इसमें भूगोल का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मानव का व्यवहार, सॉरी मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि मानव किस प्रकार से अब व्यवहारिक है, उसका अध्ययन व्यवहारवादी भूगोल में किया जाता है। कृषि भूगोल में कृषि का अध्ययन किया जाता है। संसाधन भूगोल में संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। जैव भूगोल में जैविक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें आवासीय भूगोल, इसमें मानव के हैबिटेट यानी जो आवास हैं, घर हैं, मकान हैं, उनके बारे में अध्ययन आवासीय भूगोल में किया जाता है। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं 11 पॉइंट की पर्यटन भूगोल, मानव का घूमना, मनोरंजन करना या किसी भी क्षेत्र में तीर्थाटन करना, जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं का अध्ययन पर्यटन भूगोल में किया जाता है। तो इस प्रकार मानव भूगोल की 11 उपक्षेत्र हैं। इन 11 उपक्षेत्रों में आपको 4 या 5 अध्ययन की दृष्टि से 4 या 5 उपक्षेत्रों के नाम आपको याद रखने, क्योंकि अधिकतम जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उसमें पूछ लिया जाता है कि मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। अब हम आगे बात करते हैं मानव भूगोल के त्रिआयामी संगठन। के बारे में मानव भूगोल के त्रिआयामी संगठन, जैसे कि आप समझते हैं 3 आयामों वाला संगठन। मानव भूगोल एक 3 आयामों वाला संगठन है। इसमें मुख्य हैं मानव भूगोल में जैविक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में अजैविक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में जैविक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में अजैविक तत्वों का अध्ययन किया जाता है।
और मानव भूगोल में सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी इन 3 आयामों से हम मानव भूगोल की संरचना करते हैं। यानी मानव भूगोल में जितने भी जो जैविक तत्व हैं, मानव है, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, सभी इसमें जैविक तत्वों में शामिल हैं, वनस्पति वगैरह। अजैविक तत्वों में जो भी धरातल पर प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक भूदृश्य हैं, वो अजैविक तत्व हैं। और इन दोनों के अन्योन्य क्रिया करने से, इन दोनों के आपस में अंतर संबंध स्थापित करने से नया जो तथ्य उभर के सामने आता है, नया घटक आता है, उसे सांस्कृतिक घटक कहते हैं। जैसे हम जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वो एक सांस्कृतिक घटक है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक भूदृश्यों, प्राकृतिक तथ्यों का और मानवीय अनुप्रयोगों का अंतर संबंध हुआ है। इसके कारण से एक नई जो हमारे पास भूदृश्य का निर्माण हुआ, उसे हम इमारत कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। उस विद्यालय या इमारत का निर्माण मानव के द्वारा प्राकृतिक जो तथ्य हैं उनका अनुप्रयोग करते हुए किया गया। अतः ये हमारा सांस्कृतिक घटक है। छात्रों, ये हमारा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का प्रथम जो पाठ था, मानव भूगोल का प्रकृति विषय क्षेत्र, जिसमें हमने मानव भूगोल के अर्थ, मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल के प्रकृति के बारे में पढ़ा। आज हमने पढ़ा मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, उपक्षेत्र और उसके आयामी संगठनों के बारे में। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा हमारे जनसंख्या के बारे में। धन्यवाद।